जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 जो आपका री एग्जाम होगा और टीआरई 4 जो आपका होने वाला है अगस्त माह में, उन सभी के लिए ये क्लास लेकर आए हैं। और ये क्लास जो है आपके सभी एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होगी, जिससे कि आप अपने जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें एनवायरमेंट और इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगी। और जिनको भी एस्टेट का एग्जाम देना है उनके लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एस्टेट में ऐसे एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास को अंत तक देखिएगा, यहाँ से आपके कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 41 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और इसके पहले हम 40 क्वेश्चन जो है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, अम्ल वर्षा के घटक हैं HNO3, H2SO4, CO2, ए तथा बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है कि इनके जो है कौन कौन से अम्ल वर्षा के घटक होते हैं। तो अम्ल वर्षा के घटकों में जो है HNO3, इसी को हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों जो है अम्ल वर्षा में भाग लेते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिसने भी इसका आंसर ए और बी दिया था उन सभी का एक आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, HNO3 तथा H2SO4 अम्ल वर्षा के मुख्य घटक हैं। अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ है उस वर्षा से है जैसे हिमपात, ओला और कोहरा से, जिससे मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले हों, जिसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल भी बनते हैं। और समानतः अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, 4.2 से लेकर 4.4 तक होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिले में स्थित है। देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन पूछा है। अभी तो पूछता था कि सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है, लेकिन ये उड़ीसा में स्थित है, ये तो इसने बता ही दिया है, लेकिन किस जिले में स्थित है। भद्रक, कटक, संबलपुर, मयूरभंज। तो याद रखिएगा मयूरभंज में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपकी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो भी मयूरभंज जिले से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले से स्थित है और यह वर्ष 2009 से यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल है। उड़ीसा के अन्य प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य और ये सभी शामिल हैं। ये दोनों याद रखिएगा, भीतरकनिका, गहीरमाथा और सिमलीपाल, ये सभी उड़ीसा में शामिल है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 के तहत भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है 43, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है आपका वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक स्थित है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में 49 है। और भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 97 है। वर्तमान में लगभग 567 वन्यजीव अभयारण्य है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान डैश के नजदीक है। जयपुर, रणकपुर, रायपुर, जबलपुर। याद रखेंगे जो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है। तो पहली बात ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और राजस्थान राज्य के किस जिले में है, तो ये जयपुर जिले में है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जयपुर जिले के नजदीक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान में केवल और केवल राष्ट्रीय उद्यान जो है केवलादेव, एक वन एंड ओनली है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के। राष्ट्रीय जो जितने भी उद्यान है उनमें सबसे प्रमुख है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम है। वियना 1985, मॉन्ट्रियल 1987, रियो 1992, क्योटो 1997। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए आपके हुबहू जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं 5 ऑप्शन वाले, उन्हीं 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चनों से ही आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि आप सभी को जो है एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएं। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम है। ये है आपका
क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम क्योटो सम्मेलन था। और क्योटो सम्मेलन जो है दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ। कॉप 27 का जो आयोजन है 1 से 8 नवंबर 2022 के मध्य मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है 46। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से एक बार अभी आपके बीपीएससी टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। तो याद रखेंगे समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और समताप मंडल ही आपके जो है वायुयान, जो जितने भी आपके वायुयान है, हवाई जहाज हैं, ये सभी जो है वही समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ओजोन परत जो है पृथ्वी के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण को पृथ्वी तक आने से रोकती है। 16 सितंबर को संपूर्ण विश्व में ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 वर्ल्ड ओजोन दिवस की थीम है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। अगला प्रश्न है 47। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होता है। जो ग्रीन हाउस गैस है इनमें कौन कौन से मुख्य घटक उपस्थित होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेंगे जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं इसमें आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन सभी इसमें शामिल हैं। CO2 प्लस CH4 प्लस N2S प्लस O3 ओजोन, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसों में शामिल हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, एक से अधिक। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को बढ़ा देती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन इत्यादि शामिल हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य घटक गैसें कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है मुख्य घटक के रूप में, और प्रमुख हरित गृह जो गैस है वो है CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा ओजोन। विश्व में सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन करता देश कौन से हैं? चीन, अमेरिका और भारत है। ये भी आप याद रख सकते हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव का एक डायरेक्ट सिंपल सी भाषा में हम सोचे हैं, ये एक ऐसा चीज है, मतलब ग्रीन हाउस गैस में क्या होता है कि जब सूर्य का जितना भी टेम्परेचर है, जितना भी सूर्य का प्रकाश है, जितना पृथ्वी पर आता है और वो पूरा का पूरा पृथ्वी से वापस नहीं जा पाता, जितना पृथ्वी अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है, वही ये होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ये जो गैसें होती हैं ये पृथ्वी के वातावरण को गर्म करती रहती हैं, इसलिए इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, कन्वर्सन। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिए शैवाल और कवक दोनों के मिलने से लाइकेन बनता है, और जिसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लाइकेन जो पर्यावरण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। याद रखेंगे पर्यावरण के जो सूचक होता है वो उसे हम लाइकेन भी बोलते हैं। कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिसे सहजीविता, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। और ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। सहजीवी के अंतर्गत दो पादप जंतु बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए रहते हैं, और इसे ही म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास, पारितंत्र, निकेत, निच, बायोम। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को हम लोग कहते हैं आवास। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहते हैं, और किसी प्रजाति का पर्यावास जो आवास होता है इसके पते जहां वह रहता है उसके समान है। जबकि निकेत, यहाँ पे निकेत बहुत बार पूछा गया है, याद रखेंगे। निकेत का जो तात्पर्य है, निकेत का अर्थ है किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलाप और संबंधों के उस योग से है जिसके द्वारा वह प्रजाति अपनी उत्तरजीविका और जनन के लिए अपने पर्यावास के संसाधनों का उपयोग करती है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज समझ में आया
ये आवास आवास तो हर एक जीव का होता है, याद रखेंगे। लेकिन निकेत क्या करता है कि निकेत का अर्थ तात्पर्य ही है कि किसी प्रजाति मतलब एक विशेष प्रजाति के समस्त जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, उनके संबंध होते हैं, उनके जो है उत्तर जीविका जितने भी उनकी जीविका है, किसी स्पेशल प्रजाति की जो जीविका है उसके जानने के लिए हम लोग जो है निकेत अर्थ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। याद रखेंगे आपका सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पर्यावरण को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये 29th बिहार जीएस का क्वेश्चन है और ये बीपीएससी एई में भी पूछा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है और यह गैस हवा से थोड़ी हल्की होती है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्यों और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। इसके अधिक मात्रा जो है शरीर के अंदर जाने को पहले दम घुटता है और बाद में बेहोशी आती है और मृत्यु हो जाती है इससे। नेक्स्ट प्रश्न है 51। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है, ये बताना है। घरेलू मलमूत्र, लैब अपमार्जक, साबुन, पौधों की पत्तियां। याद रखेंगे जो आपके लैब अपमार्जक होते हैं वो जैव अवक्रमणीय नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। जैव मतलब पृथ्वी से है, आप समझ सकते हैं नेचुरल चीजें हैं, तो नेचुरल चीजें घरेलू मलमूत्र जो आप खाते हैं वही होता है घरेलू मलमूत्र, ये सब जैव अवक्रमणीय में आता है। और साबुन भी आपका जैव अवक्रमणीय होता है, पौधों की पत्तियां, लेकिन लैब अपमार्जक जैव अवक्रमणीय नहीं होते हैं। इसी को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैव बायोडिग्रेडेबल। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। साबुन जो है क्षारीय वसा एवं तेलों की प्रतिक्रिया से बनते हैं। वसा और तेल आसानी से माइक्रोब्स द्वारा सरल अणुओं में टूट जाते हैं, इसलिए साबुन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। डिटर्जेंट सिंथेटिक यौगिक होते हैं। साधारणतः लंबी श्रृंखला वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम तो या सल्फेट लवण होते हैं, इन सिंथेटिक यौगिकों को माइक्रोब्स सरल अणुओं में नहीं तोड़ पाते, इसलिए डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पौधों की पत्तियां, घरेलू मलमूत्र व साबुन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। याद रखेंगे मतलब इनको हम लोग जो है बायोडिग्रेडेबल कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं छोटे छोटे अणुओं में, लेकिन जो लैब अपमार्जक होते हैं इनको हम छोटे छोटे अणुओं में नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये इनकी जो श्रृंखला होती है काफी लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती हैं? पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्यमान प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे ओजोन परत के जो रिक्तीकरण है इसके कारण जो है पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी से टकराती हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी से टकराती हैं क्योंकि सूर्य से आने वाली जितनी भी हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं इनके 90% भाग को ओजोन परत के द्वारा रोक लिया जाता है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। और याद रखेंगे पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कौन सा रोग होता है? स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी किरणों से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनवरी 22, फरवरी 22, 22 मार्च, अप्रैल 22। मतलब 22 अप्रैल, 22 फरवरी, 22 जनवरी और 22 मार्च इस दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये जो है 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष जो है 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1970 में यह पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है और वर्ष 2022 के पृथ्वी दिवस की थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें। अगला क्वेश्चन है 54। मोटर गाड़ी के नीचे से नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। याद रखेंगे जो मोटर गाड़ी से निकलने वाली जो मोटर गाड़ी की जो नली होती है उससे निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस होती है और वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मोटर गाड़ी के नीचे इस नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और यह जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 55। कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है? CFC, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखेंगे अम्ल वर्षा का जो कारक है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के द्वारा ही अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल
प्रमुख कारक होते हैं। जिस वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा से नदियों के पानी का जो पीएच मान है कम हो जाता है और वह अम्लीय हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवन का अस्तित्व खतरे में आ जाता है, क्योंकि काफी हानिकारक होता है। नेक्स्ट प्रश्न 56। कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जावन जाति के गैंडे नीचे दिए गए किस देश में पाए जाते हैं? जावन जाति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जावन जाति के जो गैंडे हैं नीचे दिए गए किस देश में पाए जाते हैं? चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो याद रखेंगे जी, ये है आपके इंडोनेशिया में जावन जाति के गैंडे पाए गए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जावन गैंडा जो है जिसे सुंडा गैंडा या कम सींग वाले गैंडे के रूप में भी जाना जाता है, यह वर्तमान इंडोनेशिया में जावा के पश्चिमी क्षेत्र में उजान कुलोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होता है क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, वे समान रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो याद रखें, समुद्र के जो हरित पौधे हैं मछलियों के श्वसन हेतु वे ऑक्सीजन, लाभप्रद ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। ये आप याद रखेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो समुद्र में आप देखे होंगे कि समुद्र की तली पर जो है हरे पौधे पाए जाते हैं, जो जितनी भी वहां पे मछलियां और जो और अन्य जीव वहां पे होते हैं उनके लिए ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। वायुमंडल में ओजोन परत के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है? ये बताना है कौन सा जो है रासायनिक पदार्थ इसमें जिम्मेदार है। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी और सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखेंगे, ओजोन परत के जो क्षरण हो रहा है उसके लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इसमें रासायनिक पदार्थ है पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये आपका AC है, और जितने भी कूलिंग आइटम्स होते हैं जैसे कि AC हो गया, फ्रिज हो गया, इन सभी से CFC गैस निकलती है। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण ओजोन क्षयकारी पदार्थों का वायुमंडल में ओजोन से अभिक्रिया करना है। ओजोन को मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाने वाला जो पदार्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं हैलोजेंस है। इसके अतिरिक्त कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म ओजोन परत के क्षरण से त्वचा कैंसर, नेत्र रोग आदि में वृद्धि होती है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। याद रखेंगे, नामदफा नेशनल पार्क आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1985 वर्ग किलोमीटर है। नामदफा नेशनल पार्क को 1972 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और इसके अलावा यहाँ जो है माउलिंग नेशनल पार्क भी स्थित है। याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में आपके माउलिंग नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई? 1985, 1980, 1986, 1975। ये आपका बिहार APO GS का क्वेश्चन है और ये जो ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर हुई थी और ये 1985 में की गई थी। ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज सभी लोग जो है एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल में प्लीज सभी लोग जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ओजोन परत जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है। 1840 में ओजोन अणु की पहचान की गई और 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज 3 ब्रिटिश वैज्ञानिकों ब्रायन गार्डियर, जो फरमान तथा जोनाथन संकलिन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम। सर्वाधिक वनाच्छादित जो राज्य है वो है आपका मिजोरम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मिजोरम है, जिसका जो है 84.53% है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 79.33% है। मेघालय की बात करेंगे 76% है और जबकि सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर जो है मध्य प्रदेश राज्य आता है। याद रखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश है और प्रतिशतता के आधार पर मिजोरम राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 62। निम्न में से कौन सी समुद्री जीव विलुप्त होने के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं? कोरल, गैस्ट्रोपोड मछली, रेप्टाइल, रेंगने वाले।
याद रखेंगे जो कोरल द्वीप होते हैं, कोरल जीव होते हैं, ये सबसे ज्यादा विलुप्त होने के प्रति जो है संवेदनशील है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोरल रीफ को हिंदी में जो है प्रवाल भित्ति या प्रवाल सेल कहा जाता है। ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है और ये गर्म और उथले समुद्री जल में पाई जाती है। ये पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु जलवायु परिवर्तन के कारण इन पर तेजी से विलुप्त होने का खतरा भी हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 63। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, डार्विन का जन्म दिवस। याद रखेंगे 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, अभी आपको बताया था 22 अप्रैल। विश्व जनसंख्या दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखेंगे। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस पर्यावरण और उसके महत्व के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2022 के पर्यावरण दिवस की थीम थी केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। ये जो है 2022 के पर्यावरण दिवस की थीम थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 64। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है शाक पक्षी, मांस पक्षी, प्लैंकटन, फाना एवं फ्लोरा। तो इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा प्लैंकटन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिछली वाले का आंसर सही कर लीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस आपका जो है 11 जुलाई को होता है, 11 जुलाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैंकटन। जो है प्लैंकटन की बात करेंगे तो प्लैंकटन आपके सूक्ष्म जीवों के विविध संग्रह हैं जो जलीय वातावरण में सामूहिक रूप से रहते हैं। ये मछली एवं व्हेल जैसे कई बड़े जलीय जीवों के भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं ऑक्सीजन हेतु, कार्बन डाइऑक्साइड हेतु, मछलियों के भोजन हेतु, सजावट हेतु। याद रखेंगे एक मछली जलकुंड में जो है हरे जलीय पौधे के रूप में उगाए जाते हैं ऑक्सीजन हेतु। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ, ताकि मछलियों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे जलकुंड में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से उगाए जाते हैं, क्योंकि हरे पौधे दिन के समय प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है? सब्जी, कागज, केचुआ, एल्युमिनियम, फायल। याद रखेंगे कौन सा जो है जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है, वो है आपका एल्युमिनियम फायल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं से अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पशुओं के अपशिष्ट, पेड़ पौधों के अंश, कागज, जैविक खाद आदि। जबकि जैविक प्रक्रियाओं से अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ जो हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, जैसे मानव निर्मित प्लास्टिक, एल्युमिनियम फायल आदि। 67 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। वाहन प्रदूषण के कौन सा भाग नहीं होता है? तो वो है हाइड्रोजन। उस वाहन से जो प्रदूषण होता है उसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तीनों गैसें यहाँ पे मिलती हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन इसका भाग नहीं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2S तथा सीसा वाहन प्रदूषण के भाग हैं। ये वाहनों में ईंधनों के दहन से निकलने वाले धुआं जो होता है उसमें मौजूद होते हैं, जबकि हाइड्रोजन एक हरित गैस होता है। अगला प्रश्न है 68। भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली अवस्थित है? देखिए ये BPSC TRE 2 और TRE 3 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड। तो साइलेंट वैली की बात करेंगे ये आपका केरल में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना जो है 26 दिसंबर 1980 में की गई थी। इसे 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और हाथी, बाघ, सांभर, चीता व जंगली सुअर यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। अगला प्रश्न है 69। UNEP मुख्य रूप से संबंधित है। UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसी को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी कहते हैं और ये मुख्य रूप से संबंधित है जैव विविधता के संरक्षण से, सूर्य ऊर्जा से, कृषि संबंधी कार्यक्रम से या परमाणु ऊर्जा से। याद रखिए जो आपका UNEP है, UNEP ये जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी के जो है एग्जाम की बात करें तो एग्जाम डेट भी जो है जल्द ही आने वाली है।
और ये मई, अब देखिए मई में आपका जो है मई लास्ट तक आपका एस्टेट का एग्जाम हो जाएगा, जिससे कि जो भी स्टूडेंट टीआरई 3 में फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए हैं उनके लिए जो है टीआरई 4 में फॉर्म फिलअप करने के लिए चांस मिल सके उन लोगों को। क्योंकि जो है जिन लोगों को एस्टेट एग्जाम नहीं दे, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया था या अभी जो एस्टेट क्वालिफाई नहीं है उनको जो है टीआरई 3 में नहीं बैठ पाए, इसलिए टीआरई 4 में उनके लिए जो है उनको टीआरई 4 में मौका दिया जाएगा। और इसलिए जो है आप एस्टेट की भी तैयारी कंटिन्यू में करते रहिए और आपका जो है जुलाई में टीआरई 3 का एग्जाम 100% हो जाएगा। याद रखें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें, टीआरई 3 की जरूर तैयारी करते रहें और टीआरई 4 की इसी, देखिए टीआरई 3 और टीआरई 4 इसी क्लास में आपका कंप्लीट होता जाएगा। क्वेश्चन है, आपको कभी इसमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चन बार बार आपको रिवीजन करना है, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ज्यादा आपके जो है जितना भी कंफ्यूजन है वो दूर होता चला जाएगा। और सबसे ज्यादा रिवीजन करना है, नया पढ़ने से अच्छा है आप बार बार रिवाइज करो अपनी क्लास को, सबसे बेस्ट वही होगा आपके लिए। यूएनईपी मुख्य रूप से संबंधित है जैव विविधता के संरक्षण से। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी जो है संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करती है। इसकी स्थापना जून 1972 में की गई और इसका मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में स्थित है। वर्ष 2022 में इससे जो है 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो प्रसिद्ध है क्योंकि वहां वर्षा वन है, वहां विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है, वहां पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, वहां ब्राजील की राजधानी है। याद रखेंगे रियो डी जेनेरियो जो है ये प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और रियो डी जेनेरियो ब्राजील में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 से 14 जून के मध्य 1992 में आयोजित हुआ था। इसमें 172 देशों ने प्रतिभाग किया था और इस सम्मेलन में एजेंडा 21 तथा रियो घोषणा पत्र जारी किया गया था। आपसे कई बार पूछता है कि एजेंडा 21 कब हुआ था, तो ये भी 1992 में हुआ था और ये पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, मिथियोनिन होता है, मिथियोनिन क्या होता है ये बताना है। संश्लेषित खाद, जैविक खाद, कीटनाशक, काला पेंट। तो मिथियोनिन की बात करेंगे, ये जो है कीटनाशक होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिथियोनिन एक कीटनाशक होता है और ये जो है एक प्रकार का अमीनो एसिड है। इसका सूत्र भी आप देख सकते हैं, C5H11NO2S, ये जो है इसका सूत्र है और ये एक अमीनो एसिड होता है जिसका प्रयोग पशु आहार के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग अविषालु कीटनाशक के रूप में बड़े कैटरपिलर बचाव के लिए किया जाता है जो कि नारंगी फसलों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है 72, निम्न में से किस विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है, ये बताना है। किसे जो है विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसे विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है, ये आसाम में स्थित है, याद रखेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में स्थित है। जिम कार्बेट नेशनल उद्यान या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल राज्य में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये भारत का असम राज्य के गोलाघाट एवं नगांव जिले में स्थित है। कई बार आपसे जो है वहां का किस गांव या किस जिले में स्थित है, तो गोलाघाट जिले के गोलाघाट एवं नगांव जिले में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ एक सींग वाले गैंडों की लगभग 2/3 आबादी रहती है। इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 73 नंबर है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का कन्वेंशन ढांचा है यह संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कमी के साथ संबंधित है और 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 या CMP11 पेरिस फ्रांस में जो हुआ था यह 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया गया। यह जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन UNFCCC के लिए दलों की बैठक का 21वां वार्षिक सत्र था और 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के लिए दलों की बैठक का 11वां सत्र था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। त्वचा कैंसर की बात करेंगे तो ये पराबैंगनी प्रकाश से होता है। ध्वनि प्रदूषण आपका डेसिबल होता है। वैश्विक तापमान की बात करेंगे तो वैश्विक तापमान जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ता है। और ओजोन छिद्र की बात करेंगे तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन में छिद्र हो रहा है। तो डी का 1 हो जाएगा। A2B3C4 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 बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन क्षेत्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3 उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक जो होती है वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है और इसकी जो मात्रा है ये लगभग कितनी होती है? 70% होती है। याद रखेंगे कितनी? लगभग 70% ये होती है। और जबकि शेष नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण इन्वायरमेंट किससे बनता है? जीविकीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, या उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे पर्यावरण जो घटक है इसके 3 मुख्य घटक होते हैं, जीवीय घटक, अजैव घटक, भू आकृतिक घटक। ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है और तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पर्यावरणीय क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। भौतिक तत्व में स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल तथा मानव व सांस्कृतिक तत्व में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक तत्व आते हैं। और ये जो है पर्यावरण से क्वेश्चन जो है बीपीएससी TRE1, TRE2 और TRE3 सभी एग्जाम में पर्यावरण से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? एक कृषि संबंधित संस्था, एक अंतरराष्ट्रीय शांति सेना, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसे बताना है ग्रीन पीस या हरित शांति क्या है। तो ये जो है इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और कैसी लगी आज की क्लास ये भी जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। दोस्तों आप सभी के लिए इतने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के निकाल करके लेके आते हैं ताकि आप सभी के एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और देखिए क्वेश्चन करिए और उसका सोल्यूशन, उसका व्याख्या जरूर पढ़िए जिससे कि क्वेश्चन लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद हो जाता है। सिर्फ क्वेश्चन करेंगे उससे थोड़ा सा कम बेनिफिट मिलता है, जबकि आप अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसका व्याख्या भी पढ़ते हैं वो जो है क्वेश्चन माइंडसेट हो जाता है और गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का जिसका लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन। इससे आप जो है ज्वाइन जरूर कर लीजिए जिससे कि आपको सभी एग्जाम्स की जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, क्लास की PDF है, क्लास का जो भी लिंक्स है वो सभी आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।